पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे जो कि मंथली, वीकली और डेली है और वहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले इसका न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो न्यूज़ अगर है तो 2 दिन पहले एमटी न्यूज़ वायर्स ने बताया कि पूनावाला फिनकॉर्प्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप्स इन फिस्कल Q4। ठीक है, तो इसका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो ठीक है इंक्रीज हुआ है, ये बताया जा रहा है। 2 दिन पहले रॉयटर्स ने बताया कि इंडियाज पूनावाला फिनकॉर्प राइजेस आफ्टर Q4 प्रॉफिट जंप। ठीक है, तो वो बढ़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है। ऐसे ही मार्च क्वार्टर का नेट प्रॉफिट जो है, कंसोल्ड नेट प्रॉफिट जो है वो उसका ऑपरेशन 3.32 बिलियन रुपीज़ बताया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट इसका अच्छा है, न्यूज़ पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका कब आया था ये फाइनेंशियल रिजल्ट कब आया था इसका, मार्च 24 क्वार्टर का, तो फिर ये आया था मंडे 29 अप्रैल 24 को आया था। और इसने क्या कैसे मार्केट को सरप्राइज किया, तो अर्निंग के हिसाब से तो कुछ नहीं दिया, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से इसने मार्केट को 5.02% के हिसाब से इसने सरप्राइज किया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे फंडामेंटल में और एफआईआई डीआई डेटा क्या कर रही है वो भी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आए और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे ही इनसाइड कैंडल्स बहुत सारे बन चुके हैं। इनसाइड कैंडल्स कैसे बने ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो अगर आप सिर्फ ये वाला कैंडल देखिए, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है उसके बाद 2 रेड कैंडल है, फिर ग्रीन है, फिर अभी रेड कैंडल जैसा दिख रहा है। तो ये 2 ग्रीन कैंडल से जस्ट ये वाला कैंडल, इसका अगर हम लोग हाई और लो यहाँ पे ड्रॉ करें, हाई और लो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके हाई और लो को ब्रेक करके पिछले जो 2-3 मंथ के कैंडल हैं वो क्लोज नहीं कर पाई है। ठीक है, मतलब कि क्या, अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जब भी ऐसे साइड कैंडल्स बनते हैं किसी मंथ किसी कैंडल्स के बाद, तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे अब मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। और ये जब तक 518 के ऊपर क्लोज ना करें मंथली टाइम फ्रेम, मतलब कि ये जो मई का महीना है इसको आप वेट करिए और देखिए कि ये मई का मंथ जो है इसके ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है तो फिर वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए वो मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 430 ही रखना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 430 रखना है। मतलब इस कैंडल जो जिसके अंदर इनसाइड कैंडल बना है उसका लो कैंडल। ठीक है, तो 430 आपका क्या होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट कितना रहना चाहिए, तो देखिए जब भी ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है ये प्राइस, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर क्लोज होता है और ये ऊपर ही जाता है तो फिर अपने को वहाँ पे जो टारगेट रखना है वो 10 ईएमए को मंथली टाइम फ्रेम पे रख के चलना है। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है इसको कहते हैं 10 ईएमए। तो इसके ऊपर जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता रहेगा हम लोग उसको राइट करेंगे, और जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगा हम लोग वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो ये था मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या कैसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसे तो अपॉर्चुनिटी जो था वो अपॉर्चुनिटी आपको पहले ही आ चुका था। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी पहले ही आपका यहाँ पे आ चुका था। कब आया था उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे एक हिसाब से रेजिस्टेंस ही यहाँ यहाँ सपोर्ट बना था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था वीकली टाइम फ्रेम पे वही ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब भी ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं तो फिर वहाँ पे माना ये जाता है कि अभी भी यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हो सकता है।
तो क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया है, तो फिर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो अभी क्या यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ठीक है, मैं डिसीज़न आप पे छोड़ता हूँ, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर अभी आप यहाँ पे बाय करके चलना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये 518 पहुँचते-पहुँचते वहाँ से थोड़ा-सा पुल बैक, थोड़ा-सा नीचे रेड आपको दिखाए, तो दिक्कत हो सकती है। तो करना क्या है? तो ये हफ्ते वेट कर लीजिए या फिर नेक्स्ट हफ्ते वेट कर लीजिए। अगर ये 518 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज़ करता है, तो ऑफकोर्स वो अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अच्छा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है और उसके बाद अपने को टारगेट क्या रखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, वो जो है इस जो लो बनाया था, यहाँ पे जो इसने लो बनाया था 430, वही मंथली टाइम फ्रेम का जो था वही मैं आपको बता रहा हूँ, 430 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट जो है आपको राइट करना है जब तक ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जिसको हम लोग 21 ईएमए कहते हैं, उसके ऊपर जब तक क्लोज रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे, यहाँ पे ट्रेड करते रहेंगे। उसके नीचे जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? तो ये था वीकली टाइम फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न है मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो पैटर्न है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, उसको अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आपको दो पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक तो पैटर्न आ रहा है आपका हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न नजर आ रहा है, दूसरा पैटर्न नजर आ रहा है कप विद हैंडल वाला। सबसे पहले मैं आपको हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बता देता हूँ, फिर कप विद हैंडल पैटर्न भी चलते हैं। तो नीचे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक कप विद हैंडल वाला पैटर्न, सॉरी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है वो वाला पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कैसे यहाँ पे दिखा? तो देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आने के बाद यहाँ पे डाउन गया डेली टाइम फ्रेम पे, और डाउन जाने के बाद फिर से ये अप जाता है, ठीक है? तो ये एक इसका शोल्डर हो गया, और उसके बाद ये और उससे नीचे जाता है, उस शोल्डर से नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद ये फिर से क्या होता है, ये फिर से सेम लेवल पे जाके फिर से वही रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट करता है, और फिर से वहाँ से नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ पे फिर से ये ऐसे ही एक छोटा-सा शोल्डर बनाता है। तो यहाँ पे ये शोल्डर बना, ये हेड बना, और ये दोनों शोल्डर बनी। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बना हुआ है। तो जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और उस पैटर्न को जब ये तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है। ये तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिख गया। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कप विद हैंडल पैटर्न भी इसी में हम लोग देख सकते हैं कि बना हुआ है। तो कैसे वो पता चला? तो वो आप जो है यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, और ऊपर करने पे आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से एक पूरा जो है एक कप टाइप का आपको यहाँ पे दिखा, और इसका जो हैंडल है, ये इसका एक हैंडल हुआ और दूसरा हैंडल ये हुआ, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो है अपने, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स का भी स्टेक बढ़ चुका है, और डीआईआई का भी स्टेक बढ़ा है, और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, वाई बेसिस पे भी अच्छा आया है। तो मेरे से यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आना चाहिए। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या करना है? तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर अगर अभी ही आपको यहाँ पे बाई करके चलना है, तो अभी आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। और अगर अभी बाय करके चलते हैं तो एक हिसाब से एग्रेसिव ट्रेडर आप रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कुछ दिन परेशान करे, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी यहाँ पे बाय करके चलता है तो ऑफकोर्स चलिए, और मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 472 आपका 472 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट क्या होना चाहिए तब? तो टारगेट यहाँ पे जब तक ये ब्लू लाइन, जिसको हम 21 ईएमए कहते हैं, जब तक ये इसके ऊपर चलता रहे, आप अपना टारगेट मान के चलिए। दूसरा ये है कि नहीं, मैं जब ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, मतलब ये जो कैंडल बना है, रेड कैंडल जो बना था, जो कि जिसका हाई 507 था, ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि अगर इस हाई के ऊपर क्लोज होता है किसी भी दिन, ठीक है, आने वाले दिनों में अगर
इस हाई के ऊपर 507 जो है उस 507 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी कि 508 के आसपास से क्लोज होता है, तो फिर ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो अगर ऐसा भी आपको ट्रेड करना है तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है कि 472 आपका स्टॉप लॉस लेके चलना है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा? तो टारगेट देखिए 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तो आप ये 21 ईएमए को राइट कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये जितना इसने लो बनाया है, ठीक है? जितना लो बनाया और उसके ऊपर जितना है, यानी कि 17% जो है आपका यहाँ पे टारगेट आ रहा है। तो अगर मैं 17% यहाँ पे टारगेट की बात करूँ, तो 17% यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? तो 17% हम लोग देखते हैं कहाँ तक जाना चाहिए। तो 17% आपका जो है ये 595 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला टारगेट 595 आप जो है अपना पहला टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और अगर दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे लेना है तो दूसरा टारगेट जो है आप यहाँ पे इस 21 ईएमए को राइट कर सकते हैं। तो तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिसको एनएसई में पूनावाला के नाम से लिस्टेड है, करंट प्राइस अभी 496 चल रहा है, मार्केट कैप 38,399 चल रहा है। इसने हाई लो 520 और 319 का बनाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो फिर ऑफकोर्स एक कप विद हैंडल जैसा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है 1 ईयर में। और बहुत ही इफेक्टिव ये पैटर्न होता है 3 ईयर्स में। अगर हम लोग देखें तो फिर 3 ईयर्स में ये हायर हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। 5 ईयर्स में भी अगर आप देखें तो ये अप ही जा रहा है, और मैक्सिमम में अगर हम लोग देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है। प्रोस में बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर जो है गुड रिजल्ट जो कहते हैं इसको, वो अच्छा दिया है। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाया है, जो कि 28.5% कैगर के हिसाब से है पास्ट 5 ईयर्स में। कॉन्स इसमें ज़्यादा दिए हैं, लेकिन मैं कॉन्स को अभी नेगलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण अब भरोसा बढ़ जाता है। तो कॉन्स जो है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.5 टाइम्स, अपनी इम्प्रूव वैल्यू से महंगा चल रहा है 4.5 टाइम्स। और कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो दिया है वो पुअर दिया है 4.82% के हिसाब से पिछले 5 साल में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 10% पिछले 3 सालों में। और कंपनी जो हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रही हो, और अर्निंग में अदर इनकम भी इंक्लूड है, जिसको जो 886 करोड़ का है। पीयर कंपैरिजन अगर करें तो पूनावाला कहीं पे भी नहीं आता है। नीचे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर क्या हुआ है, तो इसका जो रेवेन्यू है, जो कि दिसंबर में 763 था और अभी 915 हो गया है, यानी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 361 से 399 इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 357 से 385 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 265 से 332 ये भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि वाईओआई बेसिस पे, सॉरी, क्यूओक्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। अब हम लोग चलते हैं वाईओआई बेसिस पे इसका देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जो है मार्च 2023 में 577 था और अभी 915 हो गया, इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट 251 से 393 हो गया, इंक्रीज हुआ है। पीबीटी जो है 254 से 385 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 199 से 332 हो गया है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और इसका जो है वाईओआई बेसिस पे भी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो फाइनेंशियल रिजल्ट हम लोग ने एनालिसिस किया वो काफ़ी अच्छा है इसका। अब हम लोग एक बार चलते हैं एफआईआई डीआई डेटा और प्रोमोटर्स पे देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर हम लोग एफआईआई डीआई डेटा और प्रोमोटर्स देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोमोटर्स जो कि 62.07% थे दिसंबर 2023 में, अभी इनका स्टेक बढ़कर 62.13% हो गया, यानी 0.06% से इंक्रीज किया है। ये इंक्रीज होना मतलब भरोसा इस कंपनी पे बढ़ जाता है। एफ आई आई 7.79 से 7.76 0.02% के हिसाब से इन लोगों का डिक्रीज हुआ है। डी आई ए में 5.58 से 5.81% हो गए। डी आई ए का भी स्टेक अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पब्लिक 24.57 से 23.79 यहाँ पे ये डिक्रीज हुई है। अदर्स में 0.0 था और अभी तो और भी लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इसको 0.52% के हिसाब से। तो ऑफकोर्स एफ आई आई डी आई और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अगर हम लोग देखें तो फिर वहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट है। फाइनेंशियल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने तीनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस किया वो भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने बाई कर कर रखा है वो यहाँ पे इसको होल्ड कर कर चल सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पे इसको सेल करने को सोच रहे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल करना सही नहीं होगा। तो ये था पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। बता दूँ ये मेरा एनालिसिस है। मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। कहना यही है कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना है और अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना है।
मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये भी बात आप ध्यान में रखिए। और लास्ट में कि किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।